था कि दुनिया भर के इस्लामिक देश अचानक भारत के खिलाफ हो गए। ये देश भारत के नए नागरिकता कानून के मुद्दे पर चुप रहे, जिस पर हमारे देश के मुसलमानों ने, अल्पसंख्यकों ने बहुत प्रोटेस्ट किया था, तब नहीं बोले। कश्मीर में अनुच्छेद 370 के मामले पर भी ये देश बिल्कुल चुप थे। और इससे पहले भी भारत में कई बार हिंदू मुसलमान दंगे हुए हैं, लेकिन ये देश उन पर भी कभी कुछ नहीं बोले। तो इस बार ऐसा क्या है कि ये देश खुलकर भारत के खिलाफ आकर खड़े हो गए। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अब ये लड़ाई धर्म युद्ध का रूप ले चुकी है और अब दुनिया में एक तरफ 190 करोड़ मुसलमान हैं जो एक हो चुके हैं और दूसरी तरफ भारत में रहने वाले 100 करोड़ हिंदू हैं। वर्ष 1945 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी एक किताब में लिखा था कि भारत के मुसलमान कभी भी भारत को अपनी मातृभूमि नहीं मानेंगे और जिहाद के नाम पर विदेशी मुसलमानों का साथ देंगे भी और साथ लेंगे भी। आज वो बात सच होती दिख रही है। इसके बाद हम आपको दिल्ली के जहांगीरपुरी में उसी जगह पर लेकर चलेंगे जहां आज से 1.5 महीना पहले अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चले थे। लेकिन आज आप ये सब देखकर हैरान रह जाएंगे कि उन्हीं जगहों पर अतिक्रमण एक बार फिर से जस के तस वापस लौट आया है और लोगों ने यहां अब पहले की तरह ही अपने अवैध मकान और दुकान फिर से बना लिए। और आखिर में हम आपके ही अपने देश भारत से एक नया परिचय करवाएंगे। आज हम आपको कुछ ऐसे आंकड़े दिखाएंगे जिससे आप भारत के लोगों की आर्थिक स्थिति और उनकी प्राथमिकताओं को समझ पाएंगे। क्या आप जानते हैं कि भारत में सिर्फ 2% लोग ही लैंडलाइन फोन्स का इस्तेमाल करते हैं और इस समय भारत की 95% आबादी के पास अपना मोबाइल फोन है। क्या आप जानते हैं आज भी भारत के सिर्फ 8% परिवारों के पास ही अपनी कार है और भारत के 54% लोग अब भी 2 व्हीलर का ही इस्तेमाल करते हैं। और क्या आप जानते हैं कि भारत के सिर्फ 26% घरों में ही एयर कंडीशनर या एयर कूलर का इस्तेमाल होता है, जबकि 90% घरों में बिजली का पंखा लगा हुआ है। आज आप इन आंकड़ों के जरिए भारत को एक बार फिर से करीब से समझ पाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। नुपुर शर्मा विवाद में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। पाकिस्तान ने खाड़ी देशों से भारत के संबंध खराब कराने के लिए नुपुर शर्मा से जुड़े हैशटैग ट्रेंड कराए। भारत की छवि खराब करने के लिए पाकिस्तान की जानी मानी हस्तियों और खाड़ी देशों के तमाम फर्जी ट्विटर अकाउंट्स के जरिए नुपुर शर्मा से जुड़े हैशटैग पर लगातार ट्वीट कराए गए। इसे असरदार बनाने के लिए पाकिस्तान के न्यूज चैनलों पर सुबह शाम नुपुर शर्मा के बयान को चलाया गया। इसके जरिए इस्लामिक देशों को भारत के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश की गई। यूएई में भारत के खिलाफ बहुत से हैशटैग टॉप ट्रेंड कर रहे थे, जिन्हें यूएई के लोग नहीं बल्कि अधिकतर पाकिस्तान के नेता, कारोबारी, पत्रकार और ब्यूरोक्रेट्स जिन्हें ब्लू टिक मिला है, वो साजिशन कर रहे थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इस आग में घी डालने का काम किया। कुछ देर के लिए पाकिस्तान का प्लान कामयाब हो गया। कई देश पाकिस्तान के हेट एजेंडा के शिकार भी हुए, लेकिन भारत की कूटनीति और वैश्विक नीति के आगे कुछ ही घंटों में पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फेल हो गया। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 50 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उपद्रवियों के पोस्टर लगाए जाने के बाद आरोपी खुद सरेंडर भी कर रहे हैं। सोमवार को पुलिस ने दंगे की 40 तस्वीरें जारी की थीं। तस्वीरों में दिख रहे एक नाबालिग आरोपी ने खुद ही सरेंडर कर दिया। पुलिस ने एक प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को भी हिरासत में लिया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हिंसा के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई है। कानपुर के उपद्रव के पीछे गहरी साजिश की बू आ रही है और उसके अंदर जो भी दोषी पकड़े जाएंगे या जो पुलिस की पकड़ से बाहर होंगे तो उनको पकड़ने के लिए जो कानूनी कार्रवाई करना है वो कर रही है पुलिस के सख्त एक्शन के बाद एक तरफा कार्रवाई के भी आरोप लग रहे हैं। हालांकि यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने इन आरोपों को गलत बताया है। पुलिस के ऊपर पथराव एक पक्ष के द्वारा किया गया है, तो कार्रवाई किसके ऊपर हो? अगर दो पक्षों का भी झगड़ा होता तो उसमें कार्रवाई की जाती। कानपुर हिंसा की जांच के बीच यूपी सरकार ने कानपुर की डीएम नेहा शर्मा समेत 21 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। नेहा शर्मा की जगह विशाख जी कानपुर के नए डीएम होंगे। कानपुर में हुई हिंसा पर योगी सरकार के एक्शन के बाद कई विवादित बयान सामने आ रहे हैं। योगी सरकार आरोपियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर कानपुर शहर के काजी हाजी कुद्दूस ने इस कार्रवाई को एक तरफा बताया।
कानपुर शहर के काजी ने आरोपियों को नादान बताया और धमकी दी कि अगर बेगुनाहों पर बुलडोजर चलेगा तो लोग कफन बांधकर बाहर निकलेंगे। ज्यादती की इंतहा, सब्र की इंतहा हो रही है। हमारे बच्चों को पकड़ना, गिरफ्तार करना, जुल्म ज्यादती करना, घर तोड़ देना, तो ठीक है, हम मरने के लिए तैयार है ना, हम सब पे कफन बांध के निकलने आ रहे। कानपुर हिंसा पर पीएफआई की ओर से भी बयान जारी किया गया है। पीएफआई ने दावा किया है कि हिंसा में उसके शामिल होने के कोई सबूत नहीं है। पीएफआई ने आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन को आतंकवाद से जोड़कर पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपियों संदीप सिंह उर्फ केकड़ा और प्रभदीप को अदालत में पेश किया। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने सिद्धू मूसेवाला की रेकी की थी। संदीप सिंह ने हत्या के दिन घर के बाहर फैन बनकर मूसेवाला के साथ सेल्फी भी ली थी, जिसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। संदीप ने ही शूटर्स को बताया था कि मूसेवाला बिना सुरक्षा कर्मी और बिना बुलेट प्रूफ कार के निकल रहे हैं। अदालत ने संदीप सिंह को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि 4 शूटर्स की पहचान कर ली गई है। देखो, पुलिस ने रिमांड की थी 10 डेज की दोनों के लिए, लेकिन जो रिमांड मिला है दैट इज फॉर 4 डेज एंड 5 डेज। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज मानसा पहुंचे और सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मुलाकात की। राहुल गांधी ने मूसेवाला को श्रद्धांजलि दी। सिद्धू मूसेवाला ने विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। उन्होंने मानसा से चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो हार गए थे। राहुल गांधी के अलावा पटियाला से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर ने भी मूसेवाला के परिवार से मुलाकात की। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी की। ईडी की कार्रवाई में भारी मात्रा में कैश और सोने के सिक्के बरामद हुए। ये कार्रवाई ईडी की हिरासत में सत्येंद्र जैन से पूछताछ के बाद की गई। छापेमारी के दौरान ईडी ने करीब 2 करोड़ 85 लाख रुपए नकद बरामद किए। रामप्रकाश ज्वेलर्स के ठिकानों से 2 करोड़ 23 लाख रुपए, वैभव जैन के ठिकाने से 41 लाख 50 हजार रुपए और 1 किलो 800 ग्राम के 133 सोने के सिक्के बरामद हुए। वहीं जीएस मथारू के ठिकाने से 20 लाख रुपए जब्त किए गए। छापेमारी के बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। ईडी को मालूम है कि 7 सालों में ईडी कोई नया सबूत नहीं जुटा पाई थी। इनके पास कुछ नया नहीं है। उसकी डेस्परेशन में कि कुछ मिल जाए जिस बहाने इनकी कस्टडी बढ़ा लें, कुछ मिल जाए जिससे न्यूज बन जाए। वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पर सवाल उठाए हैं। ये है वो ईमानदारी का प्रत्यक्ष प्रमाण जो अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं अपने पार्टी की ओर से कि वो सबसे ईमानदार हैं, उनकी पार्टी सबसे ज्यादा ईमानदार है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में 24 घंटों के भीतर सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। पहली मुठभेड़ शोपियां में हुई, जहां बदी मार्ग इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया और मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया। कुपवाड़ा में भी सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। दोनों आतंकी लश्कर ए तैयबा से जुड़े थे। मारे गए आतंकियों में एक आतंकी तुफैल पाकिस्तान का रहने वाला है। वहीं सोपोर में भी सुरक्षा बलों ने एक पाकिस्तानी आतंकी को ढेर कर दिया। कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार ने कहा कि पिछले दिनों आम नागरिकों की हत्या करने वाले कई आतंकी मारे जा चुके हैं और कई आतंकियों की तलाश जारी है। राहुल भट्ट जी को जो उस पर अटैक हुआ था, मारे गए जिसमें, तो उसमें 2 टेररिस्ट थे इन्वॉल्व। एक पाकिस्तानी क्वालिटी वाले को न्यूट्रलाइज कर दिए, लतीफ राथर बच गया, इसके पीछे पड़े हुए हैं। दूसरा जो आमरीन भट्ट है, उसमें दोनों टेररिस्ट को हम लोग आइडेंटिफाई कर न्यूट्रलाइज कर दिए। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि एक के बाद एक दुनिया के तमाम मुस्लिम देश पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान के मुद्दे पर भारत के खिलाफ मोर्चा खोलते जा रहे हैं और अब तक 15 मुस्लिम देश भारत के खिलाफ आपत्ति दर्ज करा चुके हैं और इनमें से कई देशों में अब भारत में बने सामानों का बहिष्कार भी शुरू हो गया है। लेकिन एक और इस वक्त की बड़ी खबर है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये कि अल कायदा नामक आतंकवादी संगठन ने भी अब भारत को धमकी दी है और एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो हिंदू आतंकवादी हैं, जो भारत में रहते हैं, जिन्होंने भारत पर कब्जा किया हुआ है, हम उन्हें चेतावनी देते हैं कि हम उनकी हत्या कर देंगे अगर उन्होंने पैगंबर साहब का अपमान इस तरह किया तो। और ये खुली धमकी है भारत को और भारत में रहने वाले लोगों को, जो कि अल कायदा जैसा एक आतंकवादी संगठन आतंकवादियों से भरा हुआ वो धमकी दे रहा है।
तो आज बड़ी बात यह है कि दुनिया भर के आतंकवादी भी अब दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को धमकी दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम घर में आकर मारेंगे। ये जो पूरी चिट्ठी है मैं थोड़ी देर में आपको पढ़कर सुनाऊंगा, जो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें ऐसी आपत्तिजनक बातें लिखी हैं भारत के बारे में भी और भारत में रहने वाले लोगों के बारे में भी। लेकिन आप हिम्मत देखिए कि ये तमाम मुस्लिम देश, उनकी सरकारें और अब आतंकवादी और अफगानिस्तान जैसी सरकारें, पाकिस्तान जैसी सरकारें भी अब भारत को समझा रही हैं कि लोकतंत्र क्या होता है। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत में हुए एक टेलीविजन डिबेट में ऐसा क्या खास हुआ, ऐसा क्या ऐसी बड़ी बात हुई कि दुनिया भर के इस्लामिक देश अचानक भारत के खिलाफ हो गए। ये देश भारत के नए नागरिकता कानून के मुद्दे पर चुप रहे। आपको याद होगा जब CAA आया था तो भारत में अल्पसंख्यकों ने बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट किया था, विरोध प्रदर्शन किए थे, तब ये देश नहीं बोले। हमारे देश के मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर विरोध किए थे, विरोध प्रदर्शन किए थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपको याद भी होगा। कश्मीर में अनुच्छेद 370 के मामले पर भी ये तमाम देश चुप रहे, जबकि बल्कि भारत का ही साथ देते रहे। और इससे पहले भी भारत में हिंदू मुसलमान दंगे कई बार हुए हैं, कई बार ऐसे घटनाएं हुई हैं जिनको लेकर तनाव बहुत बढ़ गया है, तब भी ये देश कभी कुछ बोले नहीं। तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि तमाम मुस्लिम देश खुलकर भारत के खिलाफ आकर खड़े हो गए। आज हम आपको बताएंगे कि अब ये लड़ाई धर्म युद्ध का रूप ले चुकी है। इसलिए इस शब्द को आप याद रखिएगा। अब ये जो लड़ाई है ये हो सकता है आपको डिप्लोमेटिक लड़ाई लग रही हो। दो देशों के बीच जो स्टेटमेंट्स का आदान प्रदान हो रहा है, राजदूतों को बुलाकर कहा जा रहा है कि आप अपने देश की सरकार तक हमारी बात पहुंचाइए, आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। लेकिन इतना नहीं है, असल में अब ये एक धर्म युद्ध का रूप ले चुका है। और अब दुनिया में एक तरफ 190 करोड़ मुसलमान हैं जो इन देशों में रहते हैं, जो बिल्कुल एकजुट हो चुके हैं, और दूसरी तरफ भारत में रहने वाले 100 करोड़ हिंदू हैं जो आज भी एकजुट नहीं हैं, अलग अलग खंडों में बिखरे पड़े हैं। इस समय मुस्लिम देशों में भारत का विरोध करने की यह मुहिम आग की तरह फैल रही है। पिछले 72 घंटों में दुनिया के 15 मुस्लिम देश इस मुद्दे को लेकर भारत के प्रति अपनी नाराजगी जता चुके हैं। इनमें कतर है, कुवैत है, ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों के अलावा अब मालदीव्स, लीबिया, इंडोनेशिया, जॉर्डन, ओमान, UAE, टर्की और सऊदी अरब जैसे देश भी अब इसमें शामिल हो गए हैं। और जो देश बच भी गए हैं वो आने वाले दिनों में शामिल हो जाएंगे। और आपने ये भी देखा होगा कि इस्लामिक देशों का जो संगठन है, वो जिसमें 57 देश शामिल हैं, वो भी भारत के खिलाफ एक बहुत कड़ा रुख अपना चुका है इस मुद्दे को लेकर। यानी जिसको आप कह सकते हैं कि पूरी इस्लामिक दुनिया इस समय भारत के खिलाफ है। इसके अलावा बहरीन ने भी धार्मिक आजादी के मुद्दे पर भारत को लेक्चर दिया है और इस घटनाक्रम पर भारत का विरोध किया है। अब देखिए, बहरीन की कुल आबादी है सिर्फ 17 लाख। आबादी के मामले में बहरीन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर मेरठ के बराबर है। यानी हमारे मेरठ के बराबर का जो देश है वो आज हमें बता रहा है कि लोकतंत्र क्या होता है। और ये भी तब जब बहरीन में लोकतंत्र है ही नहीं, वहां राजशाही शासन की व्यवस्था है, वहां लोग कट्टर इस्लामिक तौर तरीकों का पालन करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन इसके बावजूद आज बहरीन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को सिखा रहा है कि धार्मिक आजादी क्या होती है। आज आप बहरीन जैसे देशों के दोहरे मापदंडों को भी इन तस्वीरों को देखकर समझ पाएंगे। ये तस्वीरें वर्ष 2020 की हैं, जब बहरीन के एक सुपर स्टोर में बुर्का पहने हुए दो महिलाओं ने भगवान गणेश की मूर्तियों को उठाकर तोड़ना शुरू कर दिया था। आप में से बहुत सारे लोगों ने 2 साल पहले इन तस्वीरों को देखा भी होगा। यह बहरीन का ही स्टोर है जहां पर गणेश जी की मूर्तियों को तोड़ा गया। इन महिलाओं का कहना था कि बहरीन एक मुस्लिम देश है और वहां किसी और भगवान की पूजा नहीं हो सकती। ये खबर 2 साल पुरानी है, लेकिन क्या आज तक भारत ने कभी इसके बारे में ऐसा प्रोटेस्ट किया जैसा बहरीन आज कर रहा है? क्या भारत में बैठे 100 करोड़ हिंदुओं ने बहरीन पर इतना दबाव डाला जैसा बहरीन आज हम पर डाल रहा है? क्या भारत के हिंदुओं ने उस समय अपनी सरकार पर या बहरीन पर इस तरह की कोई दबाव की राजनीति अपनाई जैसा कि आज इस्लामिक देश कर रहे हैं? सोचिए, भारत में एक नेता टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर कुछ टिप्पणी कर देती है और यह मुद्दा इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर बन जाता है, लेकिन दूसरी तरफ बहरीन में 2 महिलाएं हिंदू देवी देवताओं के लिए अपशब्द कहती हैं, मूर्तियों को तोड़कर उनका अपमान करती हैं।
लेकिन हमारे देश में रहने वाले लोग इस पर प्रतिक्रिया तक नहीं देते, चुपचाप बैठे रहते हैं। हालांकि ये सारी तस्वीरें आप तक आपके व्हाट्सएप पर आई थी, ये आपकी फेसबुक पर आई थी, हमने भी तब इन तस्वीरों को दिखाया था, लेकिन हमारे देश में बिल्कुल शांति छाई हुई थी, चुप्पी छाई हुई थी। किसी भी हिंदू को यह अपमानजनक नहीं लगा। इससे पता चलता है कि मुस्लिम देश तो आज अपने धर्म को लेकर बिल्कुल एकजुट है, लेकिन भारत के लोग अपने धर्म को लेकर आज भी बुरी तरह बटे हुए हैं, वैसे ही जैसे हजारों वर्ष पहले बटे हुए थे। और इसीलिए एक के बाद एक आक्रमणकारी आते रहे और हम पर राज करते रहे और हमें गुलाम बनाकर अपने यहां रखते रहे। इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि आज जिस अफगानिस्तान में महिलाओं को बुर्का ना पहनने पर उनकी हत्या कर दी जाती है, वहां मस्जिद के अलावा किसी नए मंदिर, गुरुद्वारे और चर्च का निर्माण नहीं हो सकता। वहां की तालिबान सरकार आज भारत को बता रही है कि धार्मिक आजादी क्या होती है और क्या होना चाहिए। वहां तो न्यूज पढ़ने वाली जो न्यूज एंकर्स हैं, अब उन्हें भी कह दिया गया है कि वो भी बिना बुर्के के न्यूज नहीं पढ़ पाएंगी। जिस कतर ने हिंदू देवी देवताओं की आपत्तिजनक पेंटिंग बनाने वाले भारत के पेंटर MF हुसैन को अपने देश की नागरिकता दी, आज वही कतर भारत को बता रहा है कि उसे सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, जबकि कतर खुद एक ऐसा देश है जहां इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे धर्म का प्रचार करने पर भी जेल की सजा हो सकती है। आज अगर कोई व्यक्ति सऊदी अरब की नागरिकता लेना चाहे तो उसे पहले इस्लाम धर्म को अपनाना पड़ता है, तभी आपको सऊदी अरब में नागरिकता मिलेगी। इसके अलावा सऊदी अरब में गैर मुस्लिम आबादी और खास तौर पर हिंदुओं को खुले में धार्मिक अनुष्ठान करने की इजाजत नहीं है, लेकिन सऊदी अरब भी भारत को यह बता रहा है कि धार्मिक आजादी क्या होती है। और आपने एक मशहूर पत्रकार की बात तो सुनी होगी, उनका नाम था खशोगी, जिनकी हत्या सऊदी अरब ने करवा दी थी और कैसे दूतावास में ही आरी से उस पत्रकार के जो शरीर था उसको टुकड़े टुकड़े करके उन्होंने फेंक दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सऊदी अरब के खिलाफ खबर लिख रहा था। और वो सऊदी अरब आज हमें शिक्षा दे रहा है। इसी तरह ईरान में अगर कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म छोड़कर कोई दूसरा धर्म अपनाता है तो ऐसे लोगों को मौत की सजा होती है, लेकिन ईरान आज भारत को बता रहा है कि मानव अधिकारों की रक्षा कैसे करनी है। और पाकिस्तान का संविधान वहां के अहमदिया मुसलमानों को मुसलमान ही नहीं मानता, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। पाकिस्तान में ही बलूचिस्तान के मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान आज हमें लेक्चर दे रहा है। और जॉर्डन जैसे देश में वहां का सर्वोच्च नेता बनने की पहली और आखिरी शर्त यह है कि उस व्यक्ति को मुसलमान होना चाहिए, लेकिन आज जॉर्डन भी भारत को बता रहा है कि लोकतंत्र क्या होता है। सोचिए, इससे बड़ा मजाक हमारे देश के साथ और क्या होगा। शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि मुस्लिम देशों के बाद अब आतंकवादी संगठन अल-कायदा ने भी इस मुद्दे पर भारत का विरोध किया है। अल-कायदा ने अपने बयान में कहा है कि जो भी पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करेगा उसे जान से मार दिया जाएगा। इसी में यह भी लिखा है कि अल-कायदा छोटे छोटे बच्चों के शरीर पर बम बांध देगा और हर उस व्यक्ति को आत्मघाती हमलों में मार देगा जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान किया है। इसके अलावा इस चिट्ठी में यह भी लिखा है कि अल-कायदा हिंदू आतंकवादियों से कहना चाहता है कि अब उन्हें दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात में अपने अंत का इंतजार करना चाहिए। उन्हें ना तो अपने घरों में सुरक्षा मिलेगी और ना ही सेना की छावनियों में उन्हें कोई बचा पाएगा। लेकिन अल-कायदा ने इस चिट्ठी में भारत के मुसलमानों के प्रति हमदर्दी जताई है और कहा है कि भारत में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है और अल-कायदा भारत के मुसलमानों के साथ खड़ा है। अल-कायदा ने भारत के मुसलमानों से यह भी कहा है कि उन्हें यह बात भूलनी नहीं चाहिए कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने पहले से बता दिया था कि एक दिन गजवाए हिंद होगा और इसमें मुसलमानों की जीत होगी। तो यह है अल-कायदा का पैगाम भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए। और अल-कायदा जो धमकी दे रहा है, पूरी दुनिया के देश इसे जस्टिफाई करेंगे और कहेंगे कि इसमें बुरा क्या है। अल-कायदा लोगों को मारने की बात कर रहा है, हत्याओं की बात कर रहा है, और ये तमाम देश कहेंगे कि अगर आपने इस्लाम का अपमान किया है तो ये सब तो होगा ही। असल में ये पूरा विवाद अब एक धर्म युद्ध बन चुका है, और इस शब्द को आप याद रखिएगा। धर्म युद्ध अब तक आपने इतिहास में सुना होगा, लेकिन ये 2022 का धर्म युद्ध है और ये वाकई एक धर्म युद्ध बन चुका है। और कैसे, आज हम आपको समझाएंगे। इसमें एक तरफ दुनिया के 190 करोड़ मुसलमान हैं जो बिल्कुल एकजुट हैं, चाहे वो किसी भी देश में रहते हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, उनका धर्म उन्हें एक साथ इकट्ठा करता है। और दूसरी तरफ भारत में रहने वाले 100 करोड़ हिंदू हैं जो बिल्कुल खंडित हैं। लेकिन समस्या यह है कि ये 100 करोड़ हिंदू कई हिस्सों में बटे हुए हैं,
जबकि 190 करोड़ मुसलमान पूरी तरह से एकजुट हैं। आज दुनिया के तमाम मुस्लिम देश इस मामले में एक संयुक्त राष्ट्र की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आप ये जो सारे मुस्लिम देश हैं, इनको अगर आप मिलाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये एक ही देश हैं, ये एक ही राष्ट्र हैं। ये मुस्लिम देश हमें बता रहे हैं कि भले ही उनकी सीमाएं अलग अलग हों, क्षेत्र अलग अलग हों, महाद्वीप अलग अलग हों, लेकिन उनका धर्म उन्हें एकजुट कर रहा है। लेकिन जो हिंदू हैं वो अपने धर्म के लिए एकजुट नहीं है, और यह स्थिति भी तब है जब ज्यादातर मुस्लिम आबादी एक साथ नहीं रहती। आज मुसलमान पश्चिमी अफ्रीका के मोरक्को से लेकर दक्षिण पूर्वी एशिया के इंडोनेशिया तक फैले हुए हैं, जबकि हिंदू बहुत ही थोड़े से देशों में सीमित हैं। भारत के अलावा आज अगर नेपाल में किसी हिंदू पर कोई अत्याचार हो तो भारत के हिंदुओं का इस पर कभी खून नहीं खौलता। कश्मीर में हिंदुओं की चुन चुनकर हत्या होती है तो नेपाल और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू इस पर कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करते। वहां की तो बात छोड़िए, हमारे देश में रहने वाले हिंदू भी नहीं करते। बड़ी बात यह है कि पूरा मुद्दा अब इतना बड़ा हो गया है कि कतर और कुवैत जैसे देशों में भारत में बने सामानों का बहिष्कार करने की मुहिम शुरू हो गई है। आज कुवैत के एक सुपर स्टोर से भारत में बने सामानों को हटा दिया गया। इस सुपर स्टोर के मालिक का कहना है कि वो अपने यहां ऐसे देश के सामान की बिक्री नहीं कर सकता जो पैगंबर मोहम्मद साहब का अपमान करता है। इसके अलावा कतर और पाकिस्तान में भी भारत के खिलाफ इसी तरह की मुहिम चलाई जा रही है और लोगों से कहा जा रहा है कि वो भारत में बने सामान का बहिष्कार करके अपनी ताकत दिखाएं और दुनिया को बताएं कि वो सच्चे मुसलमान हैं। और यहाँ के मुसलमान अब भारतीय मूल के लोगों को नौकरी देने के लिए भी तैयार नहीं है, उनके खिलाफ भी अभियान चला रहे हैं। हालांकि हमें लगता है कि इन मुस्लिम देशों में भारत के खिलाफ जिस बहिष्कार की बात हो रही है अब उसका जमाना जा चुका है। अब दुनिया में एक भी देश ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो। आज के जमाने में दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरह है जहां सभी देश अपनी जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। आज ग्लोबल सप्लाई चेन्स के बिना कोई भी देश अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए हमें लगता है कि इस तरह के बहिष्कार से मुस्लिम देश भारत पर एक सांकेतिक दबाव तो बना सकते हैं, लेकिन वो भारत का कोई ज्यादा नुकसान कर नहीं पाएंगे। आज इस्लामिक दुनिया के बड़े बड़े चैंपियंस जिस तरह से भारत को निशाना बना रहे हैं, वैसा पहले डेनमार्क और फ्रांस के साथ भी हो चुका है। आप कह सकते हैं कि इस खेल का रिहर्सल पहले 2 बार इसकी रिहर्सल हो चुकी है। पहली बार वर्ष 2005 में मुस्लिम देशों ने इसी तरह डेनमार्क की घेराबंदी की थी, जब डेनमार्क के एक छोटे से अखबार में पैगंबर मोहम्मद साहब के कुछ विवादित कार्टून प्रकाशित हुए थे। तब भी मुस्लिम देशों ने डेनमार्क के राजदूतों को अपने देशों में तलब किया, जैसे आजकल भारत के राजदूतों को कर रहे हैं। ओआईसी ने डेनमार्क के खिलाफ बयान जारी करके संयुक्त राष्ट्र से उस पर कार्रवाई की मांग की और फिर बाद में इन देशों में डेनमार्क में बने सामान का बहिष्कार शुरू हुआ और सीरिया की राजधानी दमिश्क में हजारों लोगों की भीड़ ने डेनमार्क की एम्बेसी को आग लगा दी थी, दूतावास में ही आग लगा दी थी। और बड़ी बात यह है कि उस समय मुस्लिम देशों की इस एकजुटता के सामने 2.5 करोड़ की आबादी वाले डेनमार्क को झुकना पड़ा और इस अखबार को बिना शर्त तब माफी मांगनी पड़ी थी। दूसरी बार इसी तरह की मुहिम फ्रांस के खिलाफ वर्ष 2020 में चली और तब भी इन मुस्लिम देशों ने फ्रांस के तमाम राजदूतों को अपने यहां तलब किया और फ्रांस में बने सामान का बड़े पैमाने पर बहिष्कार किया। लेकिन फ्रांस और डेनमार्क में बड़ा अंतर यह रहा कि उस समय फ्रांस ने इन मुस्लिम देशों के सामने झुकने से इनकार कर दिया और वो इस्लामिक कट्टरवाद को रोकने के लिए अपने देश में कड़े कानून लेकर आया, रुका नहीं। लेकिन सोचिए, क्या भारत ऐसा कर सकता है? आपको याद होगा फ्रांस में ही पेरिस में एक मैगजीन थी जिसने ऐसे ही पैगंबर मोहम्मद साहब का एक विवादित कार्टून छाप दिया था। आतंकवादी उस मैगजीन के दफ्तर में गए और वहां पर मौजूद पत्रकारों को उन्होंने वहीं पर उनकी हत्या कर दी थी। ये चार्ली एब्दो के नाम से आपको याद होगा, ये जो पूरा घटनाक्रम था बहुत विवादों में रहा था। अब जब यह पूरा विवाद एक धर्म युद्ध में बदल चुका है तो पाकिस्तान जैसे देश भी अब इसमें अपना एक फायदा देख रहे हैं। इस समय सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें पाकिस्तान, ओमान, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब, बांग्लादेश और कतर जैसे देशों से फेक ट्विटर हैंडल्स का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। इस मुद्दे पर अब तक जितने भी ट्वीट हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा 20,000 ट्वीट्स अकेले पाकिस्तान से किए गए हैं। इसके अलावा ओमान और कतर जैसे देशों से भी फेक अकाउंट्स के जरिए ये ट्वीट्स किए जा रहे हैं भारत के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए। सोशल मीडिया पर भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाने के लिए कुल मिलाकर 715 फेक बॉट अकाउंट्स बने हैं और उनका इस्तेमाल हो रहा है।
इनमें ज्यादातर फेक अकाउंट्स पाकिस्तान के हैं और फर्जी अकाउंट्स के अलावा पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियां, वहां के पत्रकार और दूसरे ब्लू टिक वाले जो ट्विटर हैंडल्स हैं वो भी भारत के खिलाफ दुष्प्रचार में अब लग गए हैं। उनके लिए एक शानदार मौका है। अक्सर जब हमारे देश में ही हमारे देश के खिलाफ कोई मुद्दा ट्रेंड करता है तो हम इसे अपने देश के लोगों की राय मान लेते हैं, जबकि सच ये है कि डिजिटल युग के इस दौर में ये फेक नैरेटिव, फेक अकाउंट्स के जरिए दुनिया के किसी भी देश से ये दुष्प्रचार फैलाया जाता है। आज आप देखते होंगे, आज आपने ट्विटर देखा होगा, सोशल मीडिया देखा होगा, तो आपको लगा होगा कि इसमें तो सारे दिन यही छाया हुआ है। नुपुर शर्मा का मुद्दा छाया हुआ है, मुस्लिम देशों का मुद्दा छाया हुआ है, अरब देश छाए हुए हैं और आपको लगता होगा पूरी दुनिया इसी के बारे में बात कर रही है, लेकिन इसके पीछे फेक अकाउंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। आज यह भी समझने का दिन है कि गल्फ कंट्रीज यानी खाड़ी देश भारत के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं, क्यों हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए और क्यों भारत की सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और पहले दिन ही सरेंडर कर दिया। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आज आपको समझने चाहिए कि भारत सरकार को ऐसा क्यों करना पड़ा। पहला, भारत प्रतिदिन जितने कच्चे तेल का निर्यात करता है यानी खरीदता है, आयात करता है, उसमें से लगभग 60% कच्चा तेल इन्हीं खाड़ी देशों से आता है। यानी हमारा जो तेल है, जो आप और हम इस्तेमाल करते हैं कच्चा तेल, उसका 60% इन्हीं देशों से आता है। इसके अलावा भारत नेचुरल गैस के लिए भी काफी हद तक इन्हीं खाड़ी देशों पर निर्भर है। पिछले साल भारत ने अपनी जरूरत की 41% नेचुरल गैस कतर से और 11% नेचुरल गैस यूएई से ही खरीदी थी। इन्हें नाराज नहीं कर सकते। दूसरी बात, विदेशों में काम करने वाले 1 करोड़ 35 लाख भारतीयों में से लगभग 80 लाख भारतीय सिर्फ इन 4 खाड़ी देशों में काम करते हैं। इनमें यूएई में 35 लाख, सऊदी अरब में 26 लाख, कुवैत में 10 लाख और कतर में लगभग 7.5 लाख भारतीय काम करते हैं। कतर की कुल आबादी 29 लाख है, जिसमें से 7.5 लाख सिर्फ भारतीय मूल के लोग हैं। इसी तरह कुवैत की कुल आबादी 43 लाख है, जिनमें से 10 लाख भारतीय हैं। यानी इस मुद्दे का असर इन देशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों पर पड़ेगा, उनके रोजगार पर भी पड़ेगा। तीसरी बात, भारत में विदेशों से सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं खाड़ी देशों से आता है। वर्ष 2020 में विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने 6,39,000 करोड़ रुपए वापस भारत भेजे थे अपने परिवारों को, जिनमें से 53% यानी 3.25 लाख करोड़ रुपए सिर्फ इन 5 अरब देशों से भारत आए, जिनमें यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और ओमान जैसे देश शामिल थे। चौथी बात, अमेरिका और चीन के बाद यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। पिछले साल भारत और यूएई के बीच लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। भारत दूसरे देशों में जो अपना सामान भेजता है यानी निर्यात करता है, उसका दूसरा सबसे बड़े खरीदार भी यूएई है। पिछले साल भारत ने यूएई को 2,15,000 करोड़ रुपए का सामान निर्यात किया था और यूएई के बाद सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और इराक इस सूची में 5वें स्थान पर है। एक और बात, इन तमाम मुस्लिम देशों को भारत ने हमेशा से अहमियत दी है और इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि वर्ष 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी 3 बार यूएई जा चुके हैं, 2 बार सऊदी अरब जा चुके हैं, एक बार कतर और ईरान जा चुके हैं और उन्होंने जॉर्डन, ओमान और बहरीन का दौरा भी किया है। और इन देशों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की एक शानदार पर्सनल केमिस्ट्री है, निजी संबंध है इनके साथ और इन देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा है। आपको याद होगा 2019 में यूएई ने प्रधानमंत्री मोदी को वहां के सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया था। 2016 में सऊदी अरब ने मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया था। इसी तरह 2019 में बहरीन ने भी अपने देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार और सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को दिया था और 2016 में अफगानिस्तान ने भी अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को नवाजा था। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम के बाद मोदी की इन देशों के नेताओं के साथ पर्सनल केमिस्ट्री पर भी असर जरूर पड़ेगा। लेकिन बड़ी बात क्या है, आज ये सारे देश एक के बाद एक, जब तक अभी तक ये हर चीज में चुप थे, भारत के साथ थे, अब ये एक के बाद एक लगातार भारत के खिलाफ बयान क्यों दे रहे हैं? कभी आपने सोचा क्या भारत में एक टीवी डिबेट इतना बड़ा और इतना महत्वपूर्ण हो गया कि ये सारे देश एक टीवी डिबेट में नुपुर शर्मा द्वारा कहे गए कुछ शब्दों से ये हिल गए? क्या वाकई ऐसी बात है? इससे पहले जैसा हम आपको बता रहे हैं, हमारे देश में नागरिकता कानून आया था, कश्मीर का मुद्दा था, इससे पहले और भी कई बार हिंदू मुसलमानों के बीच में बहुत तनाव रहा है, लेकिन ये देश कभी बीच में नहीं आए। तो इस बार क्या है? इस बार 2 बड़ी बातें हैं। इस बार
व्यक्ति विशेष को लेकर बात नहीं हो रही। इस बार इनके पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम बीच में आया है, जिसे ये अपमान समझ रहे हैं। पहली बात तो ये है, इस बार ये सीधे मामले को धर्म तक ले गए हैं। इंसानों से बढ़कर मामला पैगंबर साहब तक पहुंच गया। जब तक इंसान शामिल थे तब तक किसी को कोई समस्या नहीं थी। जब तक लोग मर रहे थे, इंसान मर रहे थे, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब इनके पैगंबर साहब का जब सवाल आता है तो ये बहुत असहनशील हो जाते हैं। पहली बात तो ये है क्योंकि मामला धर्म का है, और दूसरी बात यह है कि मुस्लिम वर्ल्ड में भी एक अलग तरह की राजनीति चलती है। अब इन तमाम देशों के जो लोग हैं, जो इनके जो नेता हैं, वो अपने देश के लोगों को यह बताना चाहते हैं कि हम इस्लाम के सबसे बड़े प्रोटेक्टर हैं, संरक्षक हैं, और हम ही इस्लाम के सबसे बड़े ठेकेदार हैं। इसलिए इनमें भी होड़ लग रही है कि कौन सबसे पहले भारत की आलोचना करता है इस्लाम को लेकर, पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर, क्योंकि इन तमाम नेताओं को, पूरी दुनिया को भी और अपने देश के लोगों को यह बताना है कि हम ही इस्लाम के सबसे बड़े संरक्षक हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो तमाम देश हैं, ये इंसानों के लिए नहीं ये सब काम कर रहे हैं, ये अपनी अपनी राजनीति भी खेल रहे हैं। ये अपने आप, अपनी जो लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये अपने आप को इस्लाम का सबसे बड़ा रक्षक बताना चाहते हैं, और इसीलिए एक के बाद एक इन लोगों के बीच में भी ये लड़ाई चल रही है, कंपटीशन चल रहा है, और ये उनके अपने प्रभुत्व की एक बहुत बड़ी लड़ाई है, जिसे हमें समझना चाहिए। अब आपको आगे की कहानी बताते हैं। हालांकि अगर मौजूदा स्थिति का अध्ययन करें तो पता चलता है कि आज इस मुद्दे पर भारत का मुसलमान भारत के साथ है या नहीं। अब बड़ी बात यह है, क्या हमारे देश का मुसलमान हमारे साथ है? हम कल भी यह बात कर रहे थे कि भारत का जो मुसलमान है वो अलग है, वो बाकी मुसलमानों से अलग है, वो भारतीय मुसलमान है, क्योंकि वो एक लोकतांत्रिक देश में रहता है। उसके पास इन तमाम देशों के मुसलमानों से कहीं ज्यादा अधिकार हैं। उसके पास संविधान में तमाम अधिकारों की गारंटी है, जो संविधान में लिखा हुआ है और जो उसे मिलेगा। तो अब आप ये देखिए कि इस धर्म युद्ध में सारे मुसलमान, चाहे वो किसी भी देश के रहते हों, वो एक साथ हो गए। भारत के मुसलमान भी उसमें शामिल हो गए, जबकि भारत के जो 100 करोड़ हिंदू हैं वो आज निराश हैं, और इस निराशा की 3 बड़ी वजहें हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि इस धर्म युद्ध में 190 करोड़ मुसलमान एक साथ आ गए, वो चाहे किसी भी देश में रहते हों, कहीं के भी हों, उनका राजा कोई भी हो, उनकी सरकार कोई भी हो, उनका देश कोई भी हो, उन्हें इस्लाम एक साथ जोड़ता है, और वो एक संयुक्त राष्ट्र की तरह, मतलब एक राष्ट्र की तरह इकट्ठे हैं इस समय। देश कहने को 57 है, लेकिन असल में ये एक राष्ट्र की तरह इस समय व्यवहार कर रहे हैं। और जो हिंदू है, भारत का 100 करोड़ हिंदू, वो इस समय निराश है। उसकी पहली वजह यह है कि इस मामले में बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं के खिलाफ एक्शन ले लिया, जिससे यह संदेश चला गया कि इस मुद्दे पर बीजेपी का भी वही पक्ष है जो भारत के मुसलमानों का और बाकी के मुस्लिम देशों का है, जबकि जो बीजेपी की जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है हिंदू, और हिंदू ये सोच रहे थे कि बीजेपी इसमें झुकेगी नहीं। दूसरा, आज धर्मनिरपेक्षता की सारी जिम्मेदारी हिंदुओं पर डाल दी गई है, और आज हिंदुओं के लिए धर्मनिरपेक्ष रहकर ऐसे मुद्दों पर भारत के मुसलमानों का समर्थन करना जरूरी माना जाता है, जबकि हमारे देश के बहुत सारे लोग हिंदुओं की हत्याओं पर कुछ नहीं कहते। तीसरी बात, हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी अपने एक बयान में कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं देखना चाहिए। इस बयान से भी हमारे देश के हिंदू काफी निराश हुए, वो कट्टरवादी हिंदू जो हिंदुत्व की इस गाड़ी को बहुत आगे तक लेकर जाना चाहते थे। हालांकि यहां अब लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी कि पार्टी और सरकार की कार्यशैली में बहुत बड़ा अंतर होता है। बीजेपी एक पार्टी है, और भारत की जो सरकार है वो किसी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं हो सकती। जो सरकार होती है वो संवैधानिक जिम्मेदारियों से बंधी होती है, वो भारत के संविधान से बंधी हुई है। और आप प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली को अगर ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने अब तक सारे बड़े फैसले संवैधानिक दायरे में रहते हुए लिए हैं। राम मंदिर का जो फैसला आया वो भारत की न्यायिक व्यवस्था के तहत आया। इसी तरह जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के लिए भी सरकार ने संसदीय कार्यप्रणाली का प्रयोग किया, और नागरिकता संशोधन कानून बनाने के लिए भी संवैधानिक व्यवस्था का ही पालन हुआ। इसलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि जो सरकार होती है वो संवैधानिक जिम्मेदारियों से बंधी होती है, वो पार्टी की तरह नहीं चल सकती। आज जिस तरह से भारत के बहुत सारे मुसलमान अपने देश का साथ देने की बजाय भारत का विरोध करने वाले मुस्लिम देशों का साथ दे रहे हैं, उसका आभास
देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज से 77 वर्ष पहले ही हो गया था। इसलिए आज आप हमारी ये बात जरूर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो आज आपके दिमाग में चल रहा है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिमाग में 77 साल पहले चल रहा था। वर्ष 1945 में, आजादी से 2 साल पहले, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पाकिस्तान और भारत का विभाजन। पुस्तक आपकी स्क्रीन पर है। मैं भी उस पुस्तक के कुछ अंश लेकर आया हूं आज, और इसमें कई बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी थी उन्होंने जो आज पूरे देश को पता होना चाहिए। जैसे इसके पेज नंबर 297 पर डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, भारत चाहे मुस्लिम शासन के अधीन ना हो, लेकिन भारत के मुसलमान भारत को दारुल हर्ब मानते हैं, ना कि दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का घर, और दारुल हर्ब का अर्थ होता है युद्ध का घर। यानी डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि भारत के मुसलमान भारत को इस्लाम का घर नहीं, युद्ध का घर मानते हैं। इस्लामिक सिद्धांतों के अनुसार उनके लिए जिहाद की घोषणा करना पूरी तरह न्याय संगत है। और इसी पुस्तक में अंबेडकर लिखते हैं कि भारत के मुसलमान सिर्फ जिहाद की घोषणा ही नहीं कर सकते, बल्कि उसकी सफलता के लिए विदेशी इस्लामिक ताकतों की मदद भी ले सकते हैं। और अगर विदेशी मुस्लिम ताकतें जिहाद की घोषणा करना चाहती हैं तो इसमें भारत के मुसलमान उनकी सहायता भी कर सकते हैं। भारत के मुसलमानों के लिए ये विचार डॉक्टर अंबेडकर के थे, हमारे नहीं है। इस पुस्तक में उन्होंने ये भी बताया था कि भारत के मुसलमान कभी भी अपने देश के लिए ईमानदार साबित नहीं होंगे। इस पुस्तक के पेज नंबर 337 पर वो लिखते हैं कि इस्लाम धर्म एक बंद खिड़की की तरह है जो मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच भेद करता है। इस्लाम धर्म में जिस भाईचारे की बात कही जाती है वो भाईचारा मानवता का भाईचारा नहीं है, बल्कि उसका मतलब सिर्फ मुसलमानों का मुसलमानों से भाईचारा है। अंबेडकर ये भी लिखते हैं कि मुसलमानों के भाईचारे का फायदा सिर्फ उनके अपने लोगों को ही मिलता है, और जो गैर मुस्लिम हैं यानी हिंदू हैं उनके लिए इस्लाम में सिर्फ घृणा और शत्रुता ही बची है। इसके अलावा इसी पन्ने पर यह भी लिखा है कि मुसलमानों की वफादारी उस देश के लिए नहीं होती जहां वो रहते हैं, बल्कि उनकी वफादारी अपने धर्म के लिए होती है जिसका वो पालन करते हैं। और मौजूदा स्थिति में अंबेडकर की ये बातें बिल्कुल फिट बैठती हैं। मैं आपको पढ़कर भी सुना सकता हूं कि एग्जैक्टली उन्होंने ये क्या बातें लिखी हैं। 298 पेज नंबर मेरे पास है जिसमें वो लिख रहे हैं, और मैं आपको बता दूं ये डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा। वो लिख रहे हैं, एक तथ्य यह भी है कि भारत चाहे एकमात्र मुस्लिम शासन के अधीन ना हो, दारुल हर्ब है, और इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार मुसलमान द्वारा जिहाद की घोषणा करना न्याय संगत है। वो जिहाद की घोषणा ही नहीं कर सकते, बल्कि उसकी सफलता के लिए विदेशी मुस्लिम शक्ति की मदद भी ले सकते हैं। और यदि विदेशी मुस्लिम शक्ति जिहाद की घोषणा करना चाहती है तो उसकी सफलता के लिए सहायता भी दे सकते हैं। 337 नंबर पेज पर वो लिखते हैं जो अभी मैंने आपको बताया, इस्लाम एक बंद निकाय की तरह है जो मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच जो भेद ये करता है वो बिल्कुल मूर्त और स्पष्ट है। और वो आगे इसके बारे में लिख रहे हैं कि इस्लाम का दूसरा अवगुण यह है कि यह सामाजिक स्वशासन की एक पद्धति है और स्थानीय स्वशासन से मेल नहीं खाता, क्योंकि मुसलमानों की निष्ठा जिस देश में वो रहते हैं उसके प्रति नहीं होती, बल्कि वो उस धार्मिक विश्वास पर निर्भर करती है जिसका कि वो हिस्सा है। दूसरे शब्दों में वो आगे लिख रहे हैं, इस्लाम एक सच्चे मुसलमान को भारत को अपनी मातृभूमि और हिंदुओं को अपने निकट संबंधी मानने की इजाजत नहीं देता। तो इसका मतलब यह है कि दुनिया भर में जो मुसलमान हैं, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो उनके पास मातृभूमि का जैसा कोई सिद्धांत नहीं है। वो मातृभूमि को नहीं मानते, वो सिर्फ इस्लाम को मानते हैं, और वो दुनिया में कहीं भी रहते हों ये इस्लाम उन्हें एक साथ इकट्ठा करके रखता है। और यही बात भारत के मुसलमानों के बारे में भी है। वो शायद इसे अपनी मातृभूमि नहीं मानते, और हमसे हजारों किलोमीटर दूर जो दूसरे मुसलमान बैठे हैं उन्हें अपना भाई समझते हैं। तो ये इतिहास है, ये सिद्धांत है, और इसीलिए हमने आपको ये कहा कि अब ये एक धर्म युद्ध बन चुका है, क्योंकि जो कुछ इस्लामिक देश भारत के खिलाफ कर रहे हैं वो सब कुछ धर्म के आधार पर है, वो तर्क के आधार पर नहीं है, वो लोकतंत्र के आधार पर नहीं है, वो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर नहीं है, वो मानव अधिकारों के नाम पर नहीं है, सिर्फ धर्म के नाम पर है, सिर्फ और सिर्फ धर्म। और ये जो धर्म है ये 57 देशों के 190 करोड़ मुसलमानों को एकजुट कर रहा है। लेकिन उसी धर्म के आधार पर अगर हम भारत के 100 करोड़ हिंदुओं की बात करें तो वो आज भी बटे हुए हैं, क्योंकि उनका धर्म उन्हें एक रहने पर मजबूर नहीं करता।
अब हम आपको दिल्ली के जहांगीरपुरी में उसी जगह पर लेकर चलते हैं जहां आज से 1.5 महीना पहले अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चले थे। ये देश की सबसे बड़ी खबर बनी थी। देश के न्यूज चैनल्स ने दिन रात लगातार आपको यहीं से कवरेज दिखाई थी, आप याद कर लीजिए। लेकिन आज आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि इन्हीं स्थानों पर अतिक्रमण एक बार फिर से वापस लौट आया है और लोगों ने उन्हीं जगहों पर पहले की तरह ही अपने अवैध मकान बना लिए हैं, अपनी अवैध दुकानें भी बना ली हैं। आपको याद होगा 20 अप्रैल को जब दिल्ली नगर निगम के बुलडोजर्स ने इस इलाके में अवैध कब्जों पर कार्रवाई की थी, उस समय हमारे देश में बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुबह सबसे पहले इसी मामले की सुनवाई हुई थी और अदालत ने अतिक्रमण के खिलाफ इस कार्रवाई को रोकने के आदेश दे दिए थे, बुलडोजरों पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा तब लेफ्ट पार्टी सीपीएम की नेता वृंदा कारात भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर खुद जहांगीरपुरी पहुंच गई थी और उन्होंने बुलडोजर चला रहे कर्मचारियों को यह आदेश दिखाकर रोकने की कोशिश की थी। और उस समय जिन लोगों के अवैध कब्जों को हटाया गया था, वो तमाम लोग विरोध प्रदर्शन करके तब ये कह रहे थे कि उन्हें इस कार्रवाई से पहले कोई नोटिस नहीं मिला। यानी इस कार्रवाई से पहले जहां भी इस तरह की कार्रवाई होती है, लोग पहली शिकायत क्या करते हैं, हमें सरकार ने पहले कोई नोटिस नहीं दिया, बिना नोटिस के तोड़फोड़ कर दी। और यहां भी यही बात थी, नोटिस क्यों नहीं दिया, नोटिस देना चाहिए था। लेकिन आज हमारा इन तमाम लोगों से यह सवाल है कि जब इन लोगों ने फिर से सरकार की सड़कों पर, सरकार की जमीन पर, सरकार की सड़क मतलब हमारी सड़क, सरकार की जमीन मतलब हमारी जमीन, क्योंकि हम टैक्स पेयर्स हैं, आप सब टैक्स देते हैं, ये आपकी जमीन है, आपकी सड़क है, आपके चलने के लिए बनी है। लेकिन इन लोगों ने जब इन सड़कों पर, इन जमीनों पर अतिक्रमण किया इस बार, तो क्या इन्होंने प्रशासन को कोई नोटिस दिया, पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी दी, देश के लोगों को कोई नोटिस दिया कि हम आपकी जमीन पर अब अवैध कब्जा करने वाले हैं? क्या इन्होंने नोटिस दिया? लेकिन जब इन्हें हटाने के लिए जाएगा बुलडोजर तो ये कहेंगे नोटिस कहां है। आज हमारा सवाल सुप्रीम कोर्ट से भी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले का संज्ञान लेगा। और आज हमारा सवाल उन नेताओं से भी है जिन्होंने पब्लिक की जमीन पर कब्जा करने वाले इन लोगों का उस समय बचाव किया था। क्या आज ये नेता इस इलाके में जाकर इन लोगों से ये कह सकने की हिम्मत रखते हैं कि उन्होंने सरकारी जमीन पर 1 महीने में फिर से कब्जा कैसे कर लिया, और दिखाइए कहां है नोटिस। और क्या सुप्रीम कोर्ट आज इन लोगों पर भी रोक लगाएगी जैसे उस दिन बुलडोजर पर रोक लगाई थी। 20 अप्रैल को इस इलाके में जिन स्थानों पर बुलडोजर चला, आज उन्हीं स्थानों पर लोगों ने फिर से अतिक्रमण किया है। और ये बात ये बताती है कि हमारे देश में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करना सबसे आसान काम है और उसे हटाना सबसे मुश्किल, क्योंकि सिर्फ राजधानी के किसी इलाके में नहीं हुआ, बल्कि दिल्ली के शाहीन बाग में भी लोगों ने फिर से फुटपाथ पर अतिक्रमण कर लिया है। हमने वहां से एक रिपोर्ट आपके लिए बनाई है, आज आप इन दोनों जगहों से रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं जहांगीरपुरी इलाके में और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा दूं। ये वही इलाका है जहां पर 20 अप्रैल को नगर निगम के बुलडोजर जो नीति है वो पूरा नगर निगम ने जो अतिक्रमण हटाने की जो ड्राइव है वो यहाँ से शुरू हुई थी। और यहाँ की अब आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये वही चौराहा है जहाँ से अतिक्रमण हटाने की शुरुआत हुई थी। कुछ दुकानें आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो ये दुकानें आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये वही दुकानें हैं जिनको बुलडोजर की मदद से जो है हटाया गया था। और 1 महीने बाद की अगर हम तस्वीर दिखाएं तो ये वही है कि बुलडोजर के चलने के बाद अब वापस जो है उसी तरीके का हम जो देख रहे हैं, पूरी तस्वीर जो हम देख रहे हैं वो वही नजर आ रही है। जैसे ये जो दुकान आप देख रहे हैं, इसको तोड़ दिया गया था नगर निगम की तरफ से, बुलडोजर की मदद से इसे तोड़ा गया था, लेकिन आज वापस जो है ये दुकान जो है वापस यहाँ पर स्टैब्लिश कर ली गई है। और जो अब ये दुकान आप देख रहे हैं, इस दुकान को भी यहाँ से हटाया गया था।
जिसके बाद एक बार फिर जो है 1 महीने बाद जो तस्वीर है वो यही है कि यहाँ पर फिर से दुकान को जो है वो बना दिया गया है, यानी कि अतिक्रमण हटाने को लेकर जो कार्रवाई की गई थी नगर निगम की तरफ से वो तस्वीरें अब जो की त्यों ही दिख रही हैं। ये जो आप इलाका ये पूरा देख रहे हैं, स्कूल के पास का जो इलाका है, ये वही इलाका है जहां से पूरा कबाड़ जो है वो हटाया गया था। जब लोगों ने लोगों को पता चला कि यहाँ से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी तो लोगों ने खुद ही यहाँ पर जो है हटा लिया था। लेकिन उसके बाद अब जो तस्वीर हम देख रहे हैं, एक बार फिर वहीं पर वही तस्वीरें हम नजर आ रही हैं हमें कि एक बार फिर जो कार्रवाई जो नगर निगम की तरफ से जो की गई थी उसके बाद अब 1 महीने के बाद की जो हम तस्वीर देख रहे हैं वो वही है कि एक बार फिर जो है उस पर अतिक्रमण जो है वो दोबारा कर लिया गया। मेरी दुकान थोड़े बड़ा था इससे और मैं फ्रिज वगैरह लगा हुआ था तो सारे तोड़ फोड़ के ले गए। तो उसके बाद कितना नुकसान उसमें आपको हो गया? मेरा इन टोटली सारा अगर जोड़ के करूँगा तो 4-5 लाख का नुकसान था। और अब जो हम आपकी दुकान देख रहे हैं यहाँ पर वो कितने दिन पहले लगाई? ये मैंने 2 दिन पहले लगाया, 2 दिन हुआ है दुकान लगाए। नगर निगम की तरफ से अब कोई बोला गया आपको कि यहाँ से दुकान हटाइए, यहाँ मत लगाइए, ऐसा कुछ नोटिस? नहीं, अभी कुछ नहीं बोला गया। 30 अप्रैल को जो नगर निगम की कार्रवाई हुई थी उसमें आपकी दुकान को भी टूटी, लेकिन मैं गाँव में था, मुझे नहीं पता। तो दोबारा कब लगाई आपने? मेरे को हो गए 15 दिन। 15 दिन तो उसमें रिपेयर वगैरह करवाया होगा? नहीं, अभी नहीं करवाया। तो अभी दोबारा इस नगर निगम की तरफ से कुछ कहा गया? इनको मालिक को पता होगा अभी। तो आपकी रेडी को हटाया? रेडी के हुआ था नुकसान, रेडी टूट गया था। तो उसके बाद दोबारा रेडी आपने? हाँ, दोबारा ली। तो अभी कब से लगा रहे हैं दोबारा? अभी 1 हफ्ता हो गया होगा, 6-10 दिन। तो नगर निगम की तरफ से दोबारा कोई आया है बात? नहीं, अभी कोई नहीं। मेरा भी नुकसान हुआ, रेडी मेरा उठा के लेके चला गया। दोबारा लगा रहा हूँ मैं, 5-6 दिन हो गया। नगर निगम की तरफ से दोबारा आया कोई बोलने के लिए कि हटाइए? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं आया कोई भी बोलने के लिए। अभी लगा रहा हूँ, अभी पुलिस वाले भी कुछ नहीं बोले अभी। सब हटा देते। तो फिर वापस लगा लिया आपने दुकान? आप क्या कर रहे हैं भाई, गरीब आदमी है, बच्चे तो पाल नहीं है। तो कभी ऐसा होता है नगर निगम वाले वापस आते हो बोलते हो यहाँ से हटो? कहते हैं, लेकिन ये है कि वो कभी कभार आते हैं, कह के चले जाते हैं, हटा लेते हैं उनके कहने पर। आप लोगों की दुकान हटाई? हाँ, हटा लिया ये तो फिर वापस आपने कब लगाई? अभी तो लगाई है 1-2 दिन से लगाई है। तो ऐसा हुआ है कि दोबारा नगर निगम वाले आए हों, बोला हो हटने के लिए? नहीं, अभी तो नहीं आया। हमारे देश का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ जब अतिक्रमण हटाया जाता है तब बहुत बड़ी खबर बनता है, और जब अतिक्रमण होता है तब कोई उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता। अब एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपको दक्षिण अफ्रीका के गुप्ता ब्रदर्स के बारे में बताएंगे, जिन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको याद होगा 14 जुलाई 2021 को हमने गुप्ता ब्रदर्स को एक्सपोज किया था और आपको बताया था कि कैसे गुप्ता ब्रदर्स दक्षिण अफ्रीका की सरकार को रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित कर रहे हैं। और इस सच को दिखाने के बाद गुप्ता ब्रदर्स ने हम पर ही मानहानि का मुकदमा अदालत में दायर कर दिया था। लेकिन इस गिरफ्तारी से साबित हो गया कि हम सही थे और हमने आपको सच दिखाया था। अपने देश का अभिमान। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। नया जी न्यूज ऐप अब बेहतर फीचर्स के साथ हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ देश की अन्य भाषाओं में भी भारत और दुनिया की तमाम खबरों का अनूठा कलेक्शन। अपनी पसंद के मुताबिक सेट करें होम स्क्रीन पर अपने फेवरेट सेक्शन।
साथ ही हमारे एडिटर्स द्वारा चुनी हुई दिन